जय हिंद साथियों, चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। प्रश्न है, एक उत्तल दर्पण जिसका फोकस दूरी f वायु में है, उसको एक द्रव में जिसका द्रव्यमान 4/3 4/3 है, उसमें डुबाया जाता है। द्रव में दर्पण की फोकल लेंथ क्या होगी? तो देखिए, दर्पण की फोकल लेंथ चेंज नहीं होगी। दर्पण चाहे उत्तल हो या चाहे अवतल हो, दर्पण की फोकल लेंथ चेंज नहीं होगी। वो चाहे एयर में हो या फिर वाटर में हो, उसकी फोकल लेंथ कभी चेंज नहीं होगी। क्यों? कारण क्या है? तो कारण है क्योंकि दर्पण जो है ना, प्रकाश का रिफ्लेक्शन करता है, परावर्तन करता है, वो अपवर्तन नहीं करता है। अगर वह अपवर्तन करता है लेंस की तरह, तो फिर इस पर फर्क पड़ते। इसके लिए माध्यम की जरूरत होती, माध्यम की प्रकृति पर भी निर्भर करता उसकी फोकस दूरी। क्योंकि ये प्रकाश का परावर्तन करता है, इसलिए इसकी फोकस दूरी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आई बात समझ में? देखिए, हम लोग जो है इसको एक सिरे से समझने के प्रयास करते हैं। तो आइए समझते हैं कि दर्पण किसे कहते हैं। तो दर्पण किसे कहते हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में आंसर को पिन कीजिए। देखिए, दर्पण किसको कहेंगे? ऐसी सतह सतह चाहे टेढ़ी मेढ़ी भी हो सकती है, गोल भी हो सकती है, फ्लैट भी हो सकते हैं, समतल भी हो सकते हैं। तो एक शब्द में बोलेंगे उसको कि ऐसी सतह जहां पर प्रकाश पड़ने के बाद रिफ्लेक्ट होकर आए, परावर्तित होकर आए, ऐसे सतह को एक दर्पण के रूप में समझते हैं। और रिफ्लेक्शन के ही आधार पर दर्पण को कई भागों में बांटा गया है, पर मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? आप दर्पण समझ गए, दर्पण की परिभाषा आपको पता चल गया क्या है। वैसी सतह जहां से प्रकाश रिफ्लेक्ट होकर आए। आई बात समझ में? तो दर्पण को रिफ्लेक्शन के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? ये दर्पण हो गया मिरर, इसको दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? पहला है प्लेन मिरर और दूसरा है गोलीय दर्पण। समतल दर्पण किसको कहेंगे? अगर रिफ्लेक्टर का सतह, प्रकाश ये परी और ये रिफ्लेक्टर है, इसकी सतह कैसी है? समतल है। ये रिफ्लेक्ट कर देगा प्रकाश को फिर इस तरफ। अगर रिफ्लेक्टर का सतह या सरफेस समतल होगा तो उसको समतल दर्पण कहेंगे। और यदि रिफ्लेक्टर का सतह गोल होगा, ऐसा भी तो हो सकता है, सतह ऐसा भी तो हो सकता है, सतह ऐसा भी हो सकता है इस तरफ से। तो अगर गोलीय सतह होगी तो उसको गोलीय दर्पण कहेंगे, और अगर समतल सतह होगा तो उसे समतल दर्पण कहेंगे। आइए समझते हैं। देखिए, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण दोनों की परिभाषा आपको समझ में आ गई। समतल दर्पण आपको कहाँ देखने को मिलता है? आप अपने घर में देखे होंगे, घर में सजावटी दर्पण के रूप में, घर में जो डेकोरेट करते हैं ना, वो झूमर वगैरह लगाते हैं, वहां पे गोल्ड समतल दर्पण का ही उपयोग होता है। और आपके बाथरूम में होगा, जहां नहाते हैं आप वहां बाथरूम में होगा। और इस तरह से सजावटी दर्पण के रूप में हो गया, बाथरूम में हो गया, सैलून वाले के पास भी होता है। पर गोली दर्पण, गोली अभी तो हम इसको समझ गए, अगर सरफेस प्लेन रहेगा तो प्लेन मिरर। लेकिन स्फेरिकल मिरर में इसकी विशेषता है कि ये स्फेरिकल दो तरह का हो सकता है। या तो स्फेरिकल एक उभरा हुआ भाग हो सकता है, या तो दूसरा स्फेरिकल अंदर धंसा हुआ मुड़ा हुआ भाग हो सकता है। ये दोनों को दोनों क्या है? सतह गोली है, ये भी सतह गोली है, ये भी प्रकाश का रिफ्लेक्शन करेगा, और ये भी सतह गोली है अंदर से, और ये अंदर की ओर रिफ्लेक्ट करेगा प्रकाश को। यूं गया और यूं आया, यूं गया, यूं गया। तो इसके सतह तो भले ही गोल है, लेकिन रिफ्लेक्शन की डायरेक्शन अलग अलग है। यानी कि इनसे जाने वाली प्रकाश जो रिफ्लेक्ट होगी, उसकी फोकस दूरी अंदर में धसे भाग वाले दर्पण का फोकस ये अंदर की तरफ होगा। और इन्हीं विशेषता के आधार पर हम गोलीय दर्पण को दो भागों में बांटते हैं। तो जिसका भाग उभरा हुआ रहेगा बाहर की तरफ, जिसका रिफ्लेक्टर या जिसका सरफेस बाहर की तरफ उभरा हुआ रहेगा, उसको हम लोग बोलते हैं उत्तल दर्पण। और जिसका सतह अंदर की ओर धंसा हुआ होगा, उसको बोलते हैं हम लोग अवतल दर्पण। दर्पण आप अपने हिसाब से लगा लीजिए, सब कुछ लिखना जरूरी नहीं है। आई बात समझ में? कौन कौन सी दर्पण? उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण।
गोली दर्पण के दो भाग कौन कौन से? सबसे पहले तो दर्पण के दो भाग कौन कौन से? समतल दर्पण और गोली दर्पण। उसी तरह से गोली दर्पण का समतल दर्पण का तो एक ही है, सिर्फ समतल रहेगा तो उसको भाग में बांटने का जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन गोली दर्पण की जो आकृति है ना, वो अंदर से भी गोल होती है, बाहर से भी गोल होती है, और उसके सरफेस के आधार पर ही हम लोग को गोली दर्पण को कितने भागों में बांटना पड़ा? दो भागों में। कौन कौन सी? उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। अब ये उत्तल दर्पण के बारे में समझते हैं थोड़ी बहुत। अभी आप देखें कि जो अवतल दर्पण जो अंदर की ओर दर्शा हुआ है, ये मान लेते हैं दर्पण, एग्जाम्पल के लिए दे रहे हैं, ये इसके बारे में नहीं बता रहे हैं, थोड़ी सी दर्पण की विशेषता बता रहे हैं। ये जो अवतल दर्पण है, आप तो ये अवतल दर्पण है, इसका सतह गोली है, बाहर से कलई किया हुआ है, कलर किया हुआ है। तो जब भी आप प्रकाश डालेंगे ना, ये इससे टकराएगी और ये कहीं न कहीं तो मुड़ेगी, ये रिफ्लेक्ट होकर इधर आई। और एक बात आपको मालूम होगा कि ये गोली दर्पण है, तो इसका कहीं न कहीं केंद्र होगा। मान लेते हैं यहाँ पर केंद्र है, और ये केंद्र हो गया, ये हो गया उसका मुख्य अक्ष। इसको, और मुख्य अक्ष जहाँ गोली दर्पण से टकराती है ना, उसको हम लोग बोलते हैं ध्रुव, यानी पोल। थोड़ी बहुत इसके बारे में विशेषता बता देते हैं। और इसका जो केंद्रक है उसको बोलते हैं वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये हो गया आपका मुख्य अक्ष, केंद्र, वक्रता केंद्र। और ये जो टकरा के आई प्रकाश, इसी को बोलते हैं हम लोग फोकस। इसको छोटी एफ से दर्शाते हैं। ये हो गया लाइट, और ये हो गया मिरर, एम डैश। आई बात समझ में? हम इनके बारे में विशेषता बता रहे थे, उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण की विशेषता क्या है। देखिए तो, मान लीजिए यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, यहाँ से लाइट गई मुख्य अक्ष के समांतर, वो दर्पण के सतह से टकराई, और वो क्या हुआ? फोकस के से होकर गुजरते हुए बाहर निकल रही। और एक लाइट आप अगर उसके वक्रता केंद्र से होकर गुजारेंगे तो यूं गई, तो आपको पता चलता है कि एक अवतल दर्पण में जो इमेज बना, ये देखिए यहाँ पे क्रॉस हुआ ना, ये एक इमेज, ये वस्तु है यानी ऑब्जेक्ट है, और ये क्या हो गया? उसका फिर इमेज हो गया। मतलब अगर आप वक्रता केंद्र पर वस्तु को कहीं भी पोजीशन में रखेंगे, पोजीशन को चेंज कर करके रखेंगे, तो इमेज की जो पोजीशन है वो भी बदलती ही रहेगी। अगर आप गहराई से चिंतन करेंगे तो आप देखेंगे कि जैसे ये अवतल दर्पण है और ये मुख्य अक्ष है, आप यहाँ से पर वस्तु को रखें, ये देखिए ये यूं प्रकाश गया और यूं फोकस से होकर गुजरा, वस्तु को यहाँ रखेंगे फिर यूं गया, वहां से निकला, और वस्तु को यहाँ रखेंगे फिर यहाँ पे रखेंगे, यूं गया और यूं आया। कहने का मतलब है कि वस्तु का पोजीशन आप चेंज भले करते हैं, और ये उनकी रिफ्लेक्शन को, रिफ्लेक्टेड लाइट को क्या करता है? एक जगह जमा कर देता है। कहाँ पे? फोकस पे मर्ज करने का काम करता है। आप उसको छोड़िए, वस्तु को आप कहीं भी रखिए, यहाँ पे रखिए या पोल पर रखिए, वो क्या करेगा? उनके द्वारा जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो क्या करता है? वो मर्ज करने का काम करता है। समझे बात को? इसलिए अवतल दर्पण को, चूंकि ये अवतल दर्पण का है ना, बाहर अंदर की सतह मुड़ा हुआ होता है, इसलिए अवतल दर्पण को हम लोग क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग मिरर के रूप में जानते हैं। क्योंकि ये लाइट को क्या करता है? कन्वर्ज करता है, एकत्रित करता है। सबसे पहले हम लोग उत्तल दर्पण की खासियत समझ में आ गया ना। इसका सतह क्या कैसा होता? बाहर की तरफ उभरा हुआ होता है। और अवतल दर्पण का सतह कैसा होता है? अंदर की तरफ धंसा होता है। आई बात समझ में? अच्छा, ये तो आप अवतल दर्पण के बारे में समझ गए। ये क्या करता है? प्रकाश के किरणों को एक जगह मर्ज करने का काम करता है, कन्वर्ज करने का काम करता है। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण को दूसरी शब्द भाषा में कन्वर्जिंग मिरर को के रूप में जानते हैं। कन्वर्जिंग मिरर। वहीं आप अवतल दर्पण को छोड़ के उत्तल दर्पण की अगर आप एग्जांपल देखेंगे तो उत्तल दर्पण ये देखिए, इसका बाहरी भाग उभरा होगा और आंतरिक भाग कलई किया होगा। ये होगा उसका मुख्य अक्ष। अब प्रकाश को आप डालिए, यूं गया प्रकाश, ये इधर नहीं आएगा, इसका सतह ऐसा है, देखिए ऐसा है, ये किधर जाएगा? ऊपर की तरफ। आप प्रकाश यहाँ डालिए, फिर ये नीचे की तरफ जा भले रहा, लेकिन ये प्रकाश को ये उत्तल दर्पण क्या करता है? प्रकाश को इधर उधर जिधर तिधर डाइवर्ज कर रहा है। प्रकाश को क्या करता है?
वितरित कर देता है, इसलिए हम लोग उत्तल दर्पण को क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर के नाम से भी जानते हैं। डाइवर्जिंग मिरर बोलिए या अपसारी मिरर बोलिए, वहीं कन्वर्जिंग का तो आप जान ही रहे हैं, अभिसारी दर्पण। आई बात समझ में। इसे उत्तल दर्पण को डाइवर्जिंग मिरर क्यों कहते हैं, क्योंकि वो अपने सतह पर पड़ने वाले प्रकाश के किरणों को, वो मतलब क्या, उत्तल दर्पण अपने सतह पर पड़ने वाले प्रकाश के किरणों को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता तो है ही, लेकिन वो कैसा रिफ्लेक्ट करता है, डाइवर्ट कर देता है, और वो फैलाने का काम करता है, इसलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। और अवतल दर्पण पर जब भी प्रकाश पड़ती है, वो क्या करता है, प्रकाश के किरणों को रिफ्लेक्शन के बाद कन्वर्ज करने का काम करता है, एक जगह इकट्ठा करने का काम करता है, मर्ज करने का काम करता है, इसलिए हम लोग अवतल दर्पण को कन्वर्जिंग मिरर के नाम से जानते हैं। आई बात समझ में। आगे बढ़ते हैं, एक खासियत और, खासियत दिखाएंगे, लिख तो सकते हैं आराम से, लिख देंगे आपको समझ में नहीं आएगी, इसलिए पिक्चर शो कर करके दिखाता हूं मैं। अवतल दर्पण में देखिएगा, जैसे ये अवतल दर्पण हो गया, ये मुख्य अक्ष हो गया, ये उसका फोकस हो गया, ये उसका वक्रता केंद्र हो गया, ये उसका ध्रुव हो गया, पोल पी। अब आप वस्तु को वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखिए। अब देखिए, ये हो गया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हो गया ना जी, थोड़ा ऑब्जेक्ट को बड़ा कर देते था, आपको आसानी होगी वहां से देखने में, है ना। अब ऑब्जेक्ट यहाँ खड़ी है, इसकी देखिए प्रतिबिंब का प्रकृति कैसा होता है, ये गया मुख्य अक्ष के समांतर। ये जो भी प्रकाश देखिए, इसमें खासियत होता है अवतल दर्पण में कि आप प्रकाश जो भी मुख्य अक्ष के समांतर लेके जाएंगे, वो परावर्तन के बाद वो फोकस से होकर ही गुजरेगी। तो ये मुख्य अक्ष के समांतर गई, और वो लौटेगी कैसे, फोकस से होके यूं लौट गई। और एक आप क्या कीजिए कि एक प्रकाश को वक्रता केंद्र से होकर गुजारिए, ये लीजिए। अब ये बताइए, ये जो इमेज बना, ये जो इमेज बना, ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है। मान लेते हैं ऑब्जेक्ट ए डैश है, यानी ए डैश नहीं, ए और बी है, तो इमेज क्या बनेगा, ए डैश बी डैश, यही बनेगा ना जी, ए डैश बी डैश ही बनेगा। और कैसा बना, उल्टा बना। वस्तु देखिए कितना बड़ा है, इमेज देखिए कितना छोटा है, तो हम कह सकते हैं कि अवतल दर्पण में जो इमेज बनता है वो वस्तु की अपेक्षा छोटा होता है, उल्टा होता है, और ये वास्तविक रूप से कटा भी है। देखिए, वास्तविक किरणें आकर इनका इमेज बनाई हुई है, इसलिए इमेज कैसा होगा, वास्तविक होगा। तो हम कह सकते हैं अवतल दर्पण के द्वारा बनाया गया इमेज वास्तविक है, उल्टा है, और वस्तु की अपेक्षा छोटा है। आई बात समझ में। ठीक उसी तरह से आप उत्तल दर्पण को भी ले लीजिएगा, है ना, और उसको ड्रॉ करके देखिएगा कैसा कैसा बनता है। हम उनकी उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों के द्वारा बनने वाली इमेज की प्रकृति आपको दिखा दिए, एक दर्पण लेके। दूसरा दर्पण आप स्वयं कॉपी कलम पे प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये फाउंडेशन बैच नहीं, ये है आपका क्वेश्चन बैंक का डिटेल, और ज्यादा लॉन्ग करेंगे वीडियो को फिर आप देखेंगे नहीं, तो इसलिए एक एग्जाम्पल दे दिए मैंने। आप करेंगे क्या, इसका प्रैक्टिस कीजिए उत्तल दर्पण का बना बना के। और हाँ, अवतल दर्पण में अभी सिर्फ एक रफ फिगर मैंने ड्रॉ किया, ठीक है। आप क्या करेंगे, कभी वस्तु को जो अनंत और ये वक्रता केंद्र के बीच में अभी रखे हैं, तो आप क्या कीजिएगा कि कभी वक्रता केंद्र पर रखिएगा वस्तु को, फिर कभी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखिएगा वस्तु को, फिर कभी फोकस पर रख के देखिएगा वस्तु को, फिर ध्रुव पर यानी पोल पर वस्तु को रख के देखिएगा, और प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा, और थोड़ी बहुत याद भी मजबूत हो जाएगी, बूस्ट हो जाएगा। पता ये चल जाएगा कि आखिर अवतल दर्पण से बनने वाली वस्तु की इमेज की प्रकृति कैसी होती है, वो याद करने से नहीं बल्कि ये प्रैक्टिकली देखकर भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अब हम करते हैं क्या है, इसका इससे बनने वाली इमेज की प्रकृति को यहां लिखते हैं। चलिए, मैंने इसके इमेज की प्रकृति को लिख दिया। देखिए, याद रखिएगा कि उत्तर, ये तो कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, उससे आपका याददाश्त बूस्ट हो जाएगा। और फिर भी चूंकि आप हमेशा बार बार कैलकुलेशन ये कर नहीं सकते हैं, इसलिए एक लाइन में हमने लिख दिया, और आपको भी एक लाइन में याद कर लेना है कि उत्तल दर्पण हमेशा आभासी, सीधा और वस्तु की अपेक्षा छोटा प्रतिबिंब बनाता है। वहीं आप
अवतल दर्पण की बात करेंगे तो ये वास्तविक भी बनाता है, आभासी भी बनाता है, सीधा भी बनाता है, उल्टा भी बनाता है, और छोटा बड़ा बराबर ये सब तरह का प्रतिबिंब बनाने में सक्षम है। कौन? अवतल दर्पण। एक बात और याद रखिएगा, जो उत्तल दर्पण होता है, जैसे अवतल दर्पण की फोकस दूरी है, ये फोकस दूरी है ना, फोकस दूरी को कहां से नापते हैं? ये ध्रुव से नापते हैं, पी से। पी से फोकस दूरी के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ बोलते हैं। और इसकी जो किसकी उत्तल दर्पण की जो फोकल लेंथ होती है वो सदैव पॉजिटिव होती है। लिखने से बढ़िया सिंबलिकली लिखा है, ये सदैव पॉजिटिव होता है। किसके अनुसार से? साइन कन्वेंशन के अनुसार से। साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? हमें सदैव पॉजिटिव होगी। तो अवतल लेंस उसका क्या होगा? जस्ट उल्टा होगा। अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? ये सदैव नेगेटिव होगी। किसके अनुसार से? अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन। ठीक है, ये याद रखिएगा। उत्तल दर्पण कैसे बनाती है ये समझ में आ गया। अच्छा, उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं? उत्तल दर्पण एक बात यहाँ देखिएगा, ये छोटा बनाता है, सीधा बनाता है, छोटा बनाता है और आभासी बनाता है। तो छोटा इमेज जो बनाता है इससे हमको फायदा क्या है? अगर इमेज छोटा बना रहा है इसका मतलब है कि उसका दृष्टि क्षेत्र ज्यादा होगा, तभी तो वो छोटे छोटे इमेज बनाकर दिखाते हैं हमें। और जब ये बड़े बड़े साइज वाले वस्तु का इमेज अगर वो छोटा बना के दिखाता है तो इसका हमें फायदा है कि जहां हमें अधिक से अधिक क्षेत्र को देखना है वहां पे हम कैसे दर्पण का उपयोग करेंगे? उत्तल दर्पण का उपयोग करेंगे। इसीलिए उत्तल दर्पण का उपयोग देखिएगा आप, जो गाड़ी चलती है ना वो साइड मिरर के रूप में जो दर्पण होता है उनका, वो उत्तल दर्पण का ही होता है। उत्तल दर्पण वहां अवतल दर्पण भी तो उपयोग कर सकता है नहीं, क्यों? क्योंकि उसे पीछे कितनी गाड़ी है और कितनी दूर तक गाड़ी है, ज्यादा से ज्यादा दृष्टि क्षेत्र को बढ़ाना है, इसीलिए वो अपना दृष्टि क्षेत्र को बढ़ाने के लिए या ज्यादा से ज्यादा दूर तक देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग करता है। वहीं अवतल दर्पण का क्या खासियत है या क्या प्रकृति है? ये बनाता सीधा है, कभी छोटा बनाता है, कभी बड़ा बनाता है, कभी बराबर भी बना देता है। अगर बड़ा बना दिया और आप अगर गाड़ी में अवतल दर्पण उपयोग कर लिया और बड़ा बना दिया तो एक तो गाड़ी दिख जाएगी, कुछ न कुछ उसकी संरचना दिख जाएगी, लेकिन बाकी उनके पीछे का कुछ दिखेगा नहीं। फिर आप ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे? एक्सीडेंट। इसलिए ऐसी कोई घटना ना घटे, इसलिए हम लोग क्या करते हैं? साइड मिरर के रूप में किसका उपयोग करते हैं? उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। और एक जगह करते हैं, कहाँ? सर्वाइलेंस मिरर के रूप में हम लोग किसका उपयोग करते हैं? उत्तल दर्पण का ही उपयोग करते हैं। और बताइए, याद आ गया? तो ये कमेंट बॉक्स में आप पिन करते चलिए, ठीक है। और अवतल दर्पण का क्या खासियत है तो ये पता चल गया कि ये कभी छोटा बनाता है, कभी बड़ा बनाता है, लगभग बराबर भी बना सकता है। इसलिए इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? इसका उपयोग करते हैं फेस देखने के लिए, हजामती दर्पण के रूप में उपयोग करते हैं, है ना। और कैसे करते हैं? और इनका उपयोग जो सोलर लाइट को एक जगह इकट्ठा करने के लिए करते हैं ना, सोलर लाइट को एक जगह इकट्ठा करने का काम जहां होता है वहां पर अवतल दर्पण वाले ग्लास को, मिरर को यूज करते हैं, ठीक है। इसकी क्या खासियत है? ये टोटल 6 प्रतिबिंब बनाते हैं, 6 इमेज बनाते हैं। ये टोटल 6 इमेज बनाते हैं, जिसमें से 5 इमेज वास्तविक तो होते हैं यानी रियल तो होते हैं और इन्वर्टेड होते हैं, और एक ही प्रतिबिंब ऐसा बनाता है जो वर्चुअल होता है यानी कि आभासी होता है, और वो उल्टा सीधा होता है। आई बात समझ में? इसकी क्या खास बात है उत्तल दर्पण का? ये एक ही बनाएगा और ये 6 बनाएगा, जिसमें से 5 रियल और एक वर्चुअल बनाता है, ठीक है। उसी तरह से प्लेन मिरर का क्या खासियत है? ये जो इमेज बनाता है वो सीधा बनाता है, वास्तविक नहीं बनाता है, बल्कि ये क्या बनाता है? आभासी बनाता है। और वस्तु जितनी दूरी पे रहती है उसकी इमेज उतनी ही दूरी पे वो बनाते हैं। इसलिए इसका उपयोग कहाँ करते हैं हम लोग? घर वगैरह में करते हैं, सैलून वगैरह में वाले करते हैं। कि कौन से? प्लेन मिरर का, ठीक है। अब थोड़ी बहुत हम करते क्या है कि ये जो मिरर है इसका फिगर ड्रॉ करके आपको इसका आवर्धन क्षमता के बारे में बताते हैं, फोकल लेंथ के बारे में बताते हैं, बाकी बिंदु को समझते हैं। थोड़ी देर के रुके, हमको साफ करना है रिपोर्ट को।